नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बेसिकली आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का नया वैकेंसी आ चुका है। इसका ऑनलाइन डेट और एग्ज़ाम डेट भी आपका क्लियर है। एसएससी स्टेनोग्राफर बहुत ही अच्छा जॉब माना जाता है, बहुत ही अच्छी आपकी वैकेंसी होती है, क्योंकि इसमें आपका सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बराबर, या आप ये समझ लीजिए जो सीजीएल की पोस्ट होती है, एमईए एएसओ की, सेम उसी सैलरी आपको एसएससी स्टेनोग्राफर में मिल जाती है। और इसका जॉब प्रोफाइल भी अच्छा है। आपका 90% जो आपका पोस्टिंग होगा वो आपका दिल्ली में होगा, और आपका शनिवार और संडे छुट्टी रहता है। तो और क्या चाहिए? अगर आप चाहो तो अदर एग्जाम की तैयारी भी आसानी से कर सकते हो, और इसमें कंपटीशन भी बहुत कम रहता है। तो महिलाओं और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए ही आपका यह भर्ती बहुत ही अच्छा है। तो जानेंगे इस पूरी भर्ती के बारे में। क्या योग्यता होना चाहिए, एज कितनी मांगी जाती है, कितना आपको सैलरी मिलेगा, पिछले वर्ष का कट ऑफ कितना गया था, कौन से डिपार्टमेंट में कितना ज़्यादा कट ऑफ था और किस डिपार्टमेंट में सबसे कम कट ऑफ गया था। मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि कितने नंबर लाने में आपका सिलेक्शन हो जाता है, कितने अंक का पेपर होता है, मतलब सब कुछ जानेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में, कौन सी डिपार्टमेंट, सब कुछ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हों तो दोस्त, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक है, डिपार्टमेंट जान लो। ठीक है, तो सबसे पहला है डिपार्टमेंट आपका रेलवे का। आप बोलते हो भाई रेलवे में हमको जाना है, तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, और रेलवे में जो एनटीपीसी की जो जॉब निकलती है, उसमें भी आपका सैलरी 21,000 रहता है। ठीक है, इन हैंड, या उसमें रहता है आपका 25,500, जो कि आपको स्टेनोग्राफर में मिल रहा है। स्टेनोग्राफर में तो उससे ज़्यादा सैलरी रहेगा जितना रेलवे में नहीं है। समझ में आया आपको? तो देख लो पहले डिपार्टमेंट, फिर मैं आपको सैलरी समझाता हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर की। तो पहला तो हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। फिर है आपका सीबीआई, सभी लोग जानते हैं, कोई आपका नया शब्द तो है नहीं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अच्छा तगड़ा डिपार्टमेंट आपको इसमें मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप एक बार सीबीआई में सिलेक्ट हो जाते हो, तो अब यूपीएससी में एक नया पोस्ट पे आपका भर्ती निकलता है, वो है आपका सीबीआई डीएसपी। ठीक है, सीबीआई डीएसपी जो आपका नया पोस्ट आप यूपीएससी द्वारा निकलने लगा है। पहले यूपीएससी के द्वारा सीबीआई में कोई आपका जॉब नहीं निकलता, लेकिन अब निकलने लगा है। तो 3 से 4 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगते हैं, और सीधे अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो सीधे आप पेपर दीजिए यूपीएससी का और डीएसपी बन सकते हो। और सीबीआई में डीएसपी मतलब बहुत बड़ा पद होता है। ठीक है, फिर है आपका एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, जो आपका आतंकवाद से रिलेटेड आपका जांच करता है। फिर है आपका आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग। जितना आपका कंपटीशन स्टेनो में नहीं है, उतना आईबी ने अभी खुद का वैकेंसी निकाला था, उसमें इतना कंपटीशन था जितना स्टेनो में नहीं है। ठीक है, फिर आपका सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये आईबी हो गया, आईबी नहीं, ये आपका सीबीआई हो गया, आपका ये ईडी हो गया। ठीक है, आपका इनकम टैक्स हो गया। इन सब पर ये नज़र रखता है कहीं ये भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे, चाहे आपका ग्रुप ए या ग्रुप ए का सर्विस हो। ठीक है, तो ग्रुप ए की जो सर्विस होती है उन सब पर, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, कहीं ये भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े अधिकारी हैं, इनको कौन रोक सकता है? तो कौन नजर रखता है? ये आपका सीबीसी नजर रखता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, इसकी स्थापना के संतानम समिति की सिफारिश से हुई थी। ये प्रश्न भी स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। ठीक है, और अदर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है आपका एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसका सपना रहता है भाई हमको एमईए में ही जाना है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो आपका एमईए में ही देखने को मिलता है। वैसे तो सीबीसी में भी देखने को मिलता है, लेकिन सीबीसी में वैकेंसी नहीं है, तो आपका एमईए में सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसको विदेश का अलाउंस भी मिलता है, विदेश जाने का मौका भी मिल जाता है इसमें, क्योंकि विदेश मंत्रालय है। ठीक,
फिर आपका इनकम टैक्स, फिर हो गया एनसीबी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, फिर हो गया आपका बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो ठीक है। फिर आपका ईडी, ईडी आप जानते होंगे अभी कितना वर्तमान में इसका नाम चल रहा है, सबसे ज़्यादा अगर पावर है तो भाई ईडी के पास पावर है, सीबीआई से भी ज़्यादा पावर है। अगर इसमें आप एक बार गिरफ्तार हो गए तो बस समझ लो गए। ठीक है, तो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो आपका प्रवर्तन निदेशालय है उसको ईडी कहते हैं। ठीक है, फिर आपका लवासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, जो कि आईएएस का ट्रेनिंग कराता है, मसूरी में स्थित है। वहाँ इसमें ग्रुप डी और ग्रुप सी का भी वैकेंसी निकलता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फिर आपका इलेक्शन कमीशन, और भी 40+ डिपार्टमेंट है। ये मैं आपको कुछ मोस्ट डिपार्टमेंट लिखा हूँ जिसमें अधिकतर लड़कों या लड़कियों को जाने का सपना रहता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ डिपार्टमेंट है, 40+ डिपार्टमेंट, समझ में आ गया। अब बात कर लो ऑनलाइन के बारे में। तो 16 जुलाई से आवेदन स्टार्ट होने हैं। आप पहले एक बात समझ लो, देखो एसएससी एमटीएस का अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। 7 मई को जारी होना था, लेकिन चुनाव की वजह से जारी नहीं हो पाया। तो हो सकता है ये आपका नोटिफिकेशन जो थोड़ा लेट जारी हो सकता है अगस्त में जारी हो। ठीक है, लेकिन अगर एसएससी ने चाहा तो भाई 16 जुलाई को भी जारी हो सकता है। मेरे को तो नहीं लगता कि अभी सीजीएल का भी नहीं जारी हुआ, तो आपका लेट जरूर होगा। लेकिन मान लीजिए अगस्त अगस्त में, वैसे तो कैलेंडर में 16 जुलाई है, लेकिन अगस्त तक आप मान लीजिए, तो वैसे ही अगर अगस्त में हुआ तो लास्ट अगस्त तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। लेकिन जो अभी नोटिफिकेशन में है वो है 16 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में। ठीक है, सैलरी बता दूं पहले कि इसका योग्यता बता देते हैं। पहले पहले मैं इसको आपका एज और योग्यता बता देता हूँ, फिर मैं आपको सैलरी समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो एज, इसमें दो प्रकार की पोस्ट रहती हैं, एक तो ग्रुप डी की और दूसरी ग्रुप सी की। ग्रुप डी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आपका मन है तो मन तो हो गई, तो उसके लिए आपकी एज 18 से 27 साल ग्रुप डी के लिए। ग्रुप सी के लिए 18 से 30 साल आपकी एज होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, जैसे रिजर्व कैटेगरी जैसे कि ओबीसी हो गया, तो 3 वर्ष की छूट ओबीसी कैंडिडेट को मिलती है, और एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 वर्ष की इसमें छूट आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये होगी आपकी एज और एज रिलैक्सेशन। क्लियर। फिर आपका फीस, तो देखो फीस तो क्या है, जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये, एससी एसटी और महिला उम्मीदवार की 1 भी रुपये इसमें नहीं लगते हैं। योग्यता आपकी सिंपल 12वीं पास है इसमें। ठीक है, सैलरी मिलती है ग्रेजुएशन जैसी, सीजीएल के लिए आपका ग्रेजुएशन चाहिए, स्नातक चाहिए, और इसमें आपका 12वीं पास करके ही आपका सैलरी मिल रहा है। लेकिन इतना कहना आसान नहीं, अभी इसमें देखते जाओ कितना मोड है। लेकिन सीजीएल से तो मुझे ये आसान लगता है, कंपटीशन भी कम है। ठीक है, ये योग्यता है 12वीं पास, चाहे आपने कौन सी भी स्ट्रीम से किया हो, चाहे आर्ट्स साइंस या कॉमर्स, सिंपल 12वीं में आप पास होने चाहिए। ठीक है, आप समझ लो सैलरी के पहले एग्जाम पैटर्न, सैलरी थोड़ा लास्ट में समझाता हूँ, सैलरी और कट ऑफ। ठीक है, ये जल्दी से निपटा लेते हैं। तो देखो आपका सिलेक्शन होगा, सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम, ना तो हाइट चाहिए ना मेडिकल, कुछ नहीं। ठीक है, सिलेक्शन में आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश के 100 प्रश्न, जीके के 50 प्रश्न, रीजनिंग के 50 प्रश्न, टोटल 200 प्रश्न। आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। पेपर ऑनलाइन होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कराया जाता है। नेगेटिव मार्किंग 1/4, अगर आप कोई 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका 1 अंक इसमें काट लिया जाएगा। क्लियर। ठीक है, अब इसमें सिलेबस में अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें सिलेक्शन ले ही लूँ, तो आपको केवल एक कार्य करना है कि आपको इंग्लिश पे पकड़ अच्छी बनानी पड़ेगी। आपके 80 नंबर से कम नहीं आने चाहिए, हो तो जाएगा आपका 70 मिले, 80 नंबर आप मान के चलिए, 80+ लेके आइए इंग्लिश में। ठीक है, आपको 3 विषय ही तो पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपको इंग्लिश पर अच्छी पकड़ आपको बनानी है, किसी की तो पहले से ही पकड़ होती है। और देखो इंटरमीडिएट में भी आप एक्टिव 22 पैसिव 22 पढ़ते रहे। ठीक है, यही सब पूछ जाते हैं, एक्टिव 22 पैसिव 22 10 अंक के, सेंटोनम्स एंटोनम्स 10 अंक के। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है 50 अंक का, क्लोज टेस्ट पूछा जाता है 20 अंक का।
ठीक है, एरर पूछे जाते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं 10 अंक के। ठीक है, पूरा सिलेबस है, मैं इंग्लिश का पूरा अलग से वीडियो बना दूंगा इसका। ठीक है, पूरा 100 अंक का, कि आपको और कुछ नहीं पढ़ना, पूरा वही पढ़ लोगे तो आपका 100 में 100 उसी से आ जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न हो गया। ठीक है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका सबसे बड़ा पड़ाव है, और इसको सीखने के लिए काफ़ी आपको समय लगता है, कम से कम 6 महीने आपको लग ही जाते हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। ठीक है, तो पहले स्किल टेस्ट देख लो कितना स्पीड होना चाहिए। तो अगर आप ग्रुप सी में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो 100 वर्ड पर मिनट ग्रुप सी के लिए रखा गया है, 80 वर्ड पर मिनट ग्रुप डी के लिए रखा गया है। चाहे आप इंग्लिश सीख लो, इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीख लो, चाहे आप हिंदी लैंग्वेज में शॉर्ट हैंड सीख लो। ठीक है, स्पीड 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए ग्रुप सी के लिए, 80 वर्ड पर मिनट ग्रुप डी के लिए। ठीक है, 10 मिनट का आपका ये क्या होता है, टेस्ट होता है। और आपका फिर इसके बाद जो आप ये स्टेनोग्राफी लिखोगे, शॉर्ट हैंड लिखोगे, वो जो लिखे हो उसको आपको कंप्यूटर में टाइप करना पड़ता है। चाहे हिंदी में लिखो तो हिंदी में कर देना, इंग्लिश में लिखो तो इंग्लिश में कर देना। ठीक है, तो उसके लिए टाइम मिल जाता है, टाइपिंग के लिए टाइपिंग आसानी से हो जाती है। लेकिन मेन चीज़ है आपका ये शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड आपकी टाइपिंग नहीं है, अभी कोई न्यू कैंडिडेट हो तो उसको समझ में ना आए, शॉर्ट हैंड आपकी टाइपिंग नहीं है, इसको अच्छे से सर्च कर लेना, समझ लेना। शॉर्ट हैंड एक समझ लो आपकी लैंग्वेज है। ठीक है, मान चलो आप हिंदी है और आपको एक रसिया लैंग्वेज सीखनी है, रसियन लैंग्वेज। ठीक है, या फ्रेंच लैंग्वेज आपको सीखनी है, एक लैंग्वेज समझ लो, शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज है। ठीक है, शॉर्ट हैंड, शॉर्ट तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन होने सबसे बड़ा जो है वो है आपका शॉर्ट हैंड, क्योंकि आपका पेपर तो भाई निकाल लेते हैं, सीजीएल वाले भी आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन शॉर्ट हैंड इतना आसान भी नहीं है और इतनी जल्दी भी नहीं कर सकते। 6 महीने मिनिमम आपके लग जाते हैं। कई लोग बोलते हैं 3 महीने में निकाल लेते हैं, तो भाई पता नहीं, 6 महीने आसानी से आपके लग ही जाएंगे जब आप पूरा पूरा टाइम दोगे इसमें तो। ठीक है, मेन चीज़ है आपको इंग्लिश तैयार करना और ये शॉर्ट हैंड, और आप सैलरी पालोगे एक टीचर के जितना, जो आपका प्राइमरी टीचर से जो ऊपर का टीचर होता है, पीजीटी क्या बोलते हैं, पीजीटी, उतना सैलरी मिलता है। इनकम टैक्स जितना सैलरी मिलता है, या सीबीआई का जो सब इंस्पेक्टर होता है उतना सैलरी मिलता है, तो समझ लो आप सैलरी। तो इसमें 2 प्रकार की पोस्ट होती है, तो 2 प्रकार की, 3 प्रकार की सैलरी मिलती है। तो पहले ग्रुप डी की, ग्रुप डी में आपकी 25,500 रुपये मिलते हैं, समझ लो 25,500 इन हैंड। और अलाउंस जोड़ोगे, जैसे कि आपका HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, डीए यानी डियरनेस अलाउंस, आपका महंगाई भत्ता, और भी बहुत सारे अलाउंस हैं आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। वो सभी अलाउंस जोड़ोगे तो आपके कितने हो जाएंगे, ये आपकी शुरुआत की सैलरी आपकी 45 से 50,000 के बीच में बन जाएगी। 45,000 प्लस सैलरी आपकी बन जाएगी 100%। ठीक है, ग्रुप डी में। अब आते हैं ग्रुप सी। ग्रुप सी में 2 प्रकार की आपके ग्रेड पे मिलते हैं, एक तो मिलता है आपको 4200 ग्रेड पे, और एक मिलता है आपको 4600 ग्रेड पे, ग्रुप सी में। ठीक है, तो 4200 ग्रेड पे आप, 4200 ग्रेड पे कौन कौन सी देते हैं, एक तो देता है आपका इनकम टैक्स। ठीक है, ये आपका 4200 ग्रेड पे देता है। और जल शक्ति है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, वो भी शायद 4200 ग्रेड पे देता है। और मिनिस्ट्री ऑफ गैलरी ऐसा कुछ है, आर्ट एंड कल्चर, वो भी शायद 4200 ग्रेड पे देता है। कुछ डिपार्टमेंट 4200 और कुछ डिपार्टमेंट 4600, मैं बताता जाता हूँ। ठीक है, तो 4200 वाला आपका एक तो हो गया इनकम टैक्स, और एक दो डिपार्टमेंट और है। ठीक है, तो 4200 में इन हैंड सैलरी बनती है कि दरोगा जितनी, जो आपका यूपी पुलिस का दरोगा होता है उसकी सैलरी होती है 35,400 रुपये। सब अलाउंस जोड़ोगे आपकी 55,000 प्लस सैलरी बन जाएगी 4200 ग्रेड पे में। अब आता है 4600 ग्रेड पे, जो कि इनकम टैक्स की सैलरी होती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी होती है, सीबीआई सब इंस्पेक्टर की सैलरी होती है। ठीक है, तो इसमें जो आपका इन हैंड सैलरी बनता है वो बनता है 44,100 रुपये या 900 रुपये बनता है। ठीक है, और उसमें सब अलाउंस जब आप ऐड कर दोगे तो आपकी सैलरी बनती है 75,000 प्लस। कितनी बन जाती है, 75,000 प्लस सैलरी आपकी बन जाती है ग्रुप सी में। और 75,000 प्लस वाली सैलरी कौन सी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट देते हैं, इलेक्शन कमीशन एक, डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दो, लवासना भी देता है, शायद लवासना शायद 4200 ग्रेड पे का भी मुझे क्लियर नहीं है। ठीक है, पता कर लेना। लेकिन आपका डिफेंस हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, एमईए हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सीबीसी हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये जो आपके 4 डिपार्टमेंट हैं, ये तो 100% क्लियर है कि आपको 40 ग्रेड पे थे। बाकी कुछ डिपार्टमेंट वाले जो कि आपको 40 ग्रेड पे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सैलरी डिपार्टमेंट। आप देख लो ये एग्जाम डेट और कट ऑफ।
और फिर हम जानेंगे कितना वैकेंसी आने वाला है। तो कट ऑफ जानने से पहले एग्जाम डेट अक्टूबर नवंबर रखी गई है, लेकिन नोटिफिकेशन लेट होगा तो 1 महीने आपकी नवंबर मान लो कि आपके एग्जाम हो जाएंगे, नवंबर तक मान के चलो, ठीक है। और एग्जाम डेट हो गया, और अब जान लेते कट ऑफ के बारे में। तो देखो, कट ऑफ का ऐसा है कि ग्रुप सी की पहले हम बात करते हैं। ग्रुप सी में जो आपकी कट ऑफ है वो जर्नल की गई है सबसे ज़्यादा कट ऑफ। रुक जाओ 1 मिनट, आपको कन्फ्यूज नहीं होना। देखो, ग्रुप सी में जो डिपार्टमेंट हैं उसमें जिस डिपार्टमेंट की पिछली 2023 में जो वैकेंसी निकली, उसकी जो डिपार्टमेंट है उसमें MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसकी जो कट ऑफ है ग्रुप सी में सबसे ज़्यादा गई है। कितनी गई है? जर्नल की गई है 164.10, जर्नल से ज़्यादा EWS की गई है 165.43। एक ग्रुप सी की कट ऑफ है जिससे की सबसे ज़्यादा गई है, ठीक है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है, ठीक है, ग्रुप सी में। और कौन से डिपार्टमेंट की है? MEA की। क्लियर। अब आते हैं हम ग्रुप डी में। ग्रुप डी में आपका ग्रुप सी से भी ज़्यादा कट ऑफ गई है, ठीक है। तो और किस डिपार्टमेंट की गई ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा कट ऑफ? ग्रुप डी में MEA की ही गई है। इसमें आपका कितना गया है? इसमें गया है आपका जर्नल का 166 गया है, तो 165 गया है जर्नल का, ठीक है, ग्रुप डी में MEA का। और EWS का गया है 169, ठीक है, ग्रुप डी MEA EWS कैटेगरी में। समझ में आ गया। और ग्रुप सी में सबसे कम कट ऑफ किस डिपार्टमेंट की गई है, किस मिनिस्ट्री की? तो वो गई है जल शक्ति की। 152 पर आपका सिलेक्शन हुआ है, 152 प्लस कट ऑफ गई है, 152 पॉइंट में, 152 पॉइंट कुछ कुछ, ठीक है। तो ग्रुप सी में जल शक्ति की सबसे कम कट ऑफ गई है। और ग्रुप डी में सबसे कम कट ऑफ किसकी गई है? तो वो है आपका IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की सबसे कम कट ऑफ गई है 145, ठीक है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 145 प्लस आपको नंबर लाने पड़ेंगे, ये समझ लो, ठीक है। ग्रुप डी में सबसे कम कट ऑफ किसकी गई है? ये IB की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की। और इसमें ग्रुप सी में सबसे कम जल शक्ति की 152। समझ में आ गया? कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब क्या रह गया? अब रह गया वैकेंसी। देखो, RT की कई लोगों ने लगाया, मैंने तो खैर नहीं लगाया, कई लोग ने लगाया, लेकिन वो बता रहे हैं कि दिल्ली जोन में इतना वैकेंसी है, 400 प्लस है, 500 प्लस है, जोन की बता रहे हैं, ठीक है। ग्रुप सी के भी बता रहे हैं। तो मेरे मोटा मोटा मतलब है कि आपकी वैकेंसी इसमें 1500 प्लस ही रहेगी, चाहे वो 1700 प्लस हो चाहे 1800, 1500 प्लस रहेगी, 1500 से कम नहीं रहेगी। पिछली वैकेंसी थी 1200, ठीक है। और उससे पहले पिछली वैकेंसी थी आपकी 3700 या 3800 प्लस, ठीक है। इस साल जो वैकेंसी आपकी ज़्यादा वैकेंसी रहेगी, क्योंकि चुनाव का माहौल भी आप देख रहे हो, भर भर की वैकेंसी निकलेंगी, तैयारी में लग जाओ। 1500 से कम नहीं रहेंगी, चाहे आपकी 2000 हो जाए, चाहे वो 2500 हो जाए, ठीक है, लेकिन 1500 से कम आपकी वैकेंसी नहीं रहेंगी, ठीक है। तो ये है पूरा SSC स्टेनोग्राफर का पूरा बायोडेटा। और कुछ डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना यार, आपके लिए इतना मेहनत किए हैं और आपको अच्छे से समझाए हैं। और भी कुछ डाउट वगैरह हो तो आप पूछ लीजिएगा। और रीजनिंग के लिए कुछ नहीं है, रीजनिंग के लिए सिंपल सा है कि आप प्रैक्टिस कर लो, और कुछ अलग CGL के प्रैक्टिस सेट लगाओ, और पुराने जो SSC स्टेनो के वो प्रैक्टिस सेट लगाओ, हो जाएगा। 50 में 50 आ जाएंगे रीजनिंग में, मैं गारंटी देता हूँ 50 में 50 ही आएंगे, ठीक है। मैं खुद लगाया हूँ ना, अब 2023 का है मेरे पास, मैं खुद लगाया हूँ, 50 आ जाएंगे। GK GS प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लो, SSC के हो जाएगा। इंग्लिश के लिए आप पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ, ग्रामर है, इसको जितना हो उतना निचोड़ निचोड़ के पढ़ना है। समझ में आ गया? ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ समझ में नहीं आया हो, डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।